Hello, hello friends. My name is Akshay Mantri. I am a CA final student and I have started the CA final law revisionary lectures recording. In this, we are going to start with the first chapter, appointment and qualification of directors. Right. इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो आप लोगों को एक बार गो थ्रू कर लेना है. अपन मॉड्यूल के अंदर से पूरा ये रिवीजन करने वाले हैं. मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रॉम द सेक्शन 149, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. राइट, क्या बोल रहा है सेक्शन 149? क्या बोलता है? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. एक कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए. राइट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149(1) of the Companies Act 2013, every company shall have a board of directors consisting of individuals as directors. Thus, any person other than individuals like a body, corporate, firm or association of persons cannot be appointed as director. यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी है वो भी जो बोर्ड है, वो बोर्ड के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही एज ए डायरेक्टर्स हो सकते हैं. वहां पे बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो ऐसे डायरेक्टर काम नहीं कर सकती. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर इंडिविजुअल लोग ही ऐसे डायरेक्टर होते हैं. अब ये जो चार्ट दिया गया है आईसीआई के मॉड्यूल में, अपन वहां से देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पे क्या लिमिट बोला गया है. मिनिमम यानी कि कम से कम इतने डायरेक्टर्स तो भी अपनी कंपनी के अंदर होने ही चाहिए. अब उसके भी अंदर तीन टाइप्स में कंपनी को डिवाइड किया है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी. तो पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर उन्होंने बोला है 3 डायरेक्टर्स का. एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स आपकी कंपनी में होने चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो. और अगर आपकी समझो प्राइवेट कंपनी है तो आपके मिनिमम 2 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए. और इनकेस आपका ओपीसी है, ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी है तो 1 पर्सन कंपनी के अंदर एक अकेला ही आदमी होता है जो कि मेंबर भी होता है, जो कि ओनर भी होता है, जो कि सब कुछ वही है. तो वहां पे 1 डायरेक्टर का लिमिट मिनिमम बोला हुआ है. और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है देखो, 15. मोर डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. मैक्सिमम उन्होंने 15 का नंबर अपने को दिया है कि मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो. और इनकेस आपको उससे ज्यादा भी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं तो आपको जो है एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि हम लोगों को जो है 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है बोल के. समझ गया यहाँ तक? पब्लिक कंपनी में 3, एक बार रिकैप करते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट में 2 और ओपीसी में 1. 3, 2, 1. और मैक्सिमम जो है वो 15 का बोला हुआ है यहाँ पे नंबर. अब सेक्शन 149 में एग्जाम्पशन दिया है. किसको? 149 यानी कि 149 के अंदर एग्जाम्पशन दिया है किनको? गवर्नमेंट कंपनी को. इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149(1)(b which requires a company to have a maximum of 15 directors only. यानी कि सेक्शन पूरा का पूरा सेक्शन एग्जम्प्ट नहीं है. सेक्शन 149(1)(b जिसके अंदर की मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट बोला हुआ है डायरेक्टर्स का, वो पार्ट गवर्नमेंट कंपनी, उस पार्ट से गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जम्प्ट किया है कि ये जो अपन ने 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो बोला, 15 का मैक्सिमम लिमिट, ये जो है ये गवर्नमेंट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है. गवर्नमेंट कंपनीज के केस में 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स हो सकते हैं. From the application of first proviso to section 149(1) which enables a company to have a appoint more than 15 directors after passing a special resolution. और उनको जब 15 डायरेक्टर से ज्यादा को अपॉइंट करना है ना, उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है. और क्या बोल रहा है देखो, कंडीशन, एग्जाम्पशन में भी कंडीशन दी गई है. ये एग्जाम्पशन आप क्लेम कर सकते हो इन केस, हाउएवर above exemption is applicable only if such government company has not committed a default in filing its financial statements under section 137 or annual return under section 92 with the registrar. राइट, क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट कंपनीज को ये एग्जाम्पशन तभी एप्लीकेबल है, वो तभी ये एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं जब उन्होंने उनका फिनेंशियल स्टेटमेंट और उनका जो एनुअल रिटर्न है सेक्शन 137 और सेक्शन 92 के अंडर जो है उन्होंने टाइमली
फाइल किया है रजिस्टर के साथ में, उन्होंने उनका एनुअल रिटर्न और उन्होंने उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, तभी वो लोग ये एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं। जहां ध्यान रखो, जहां कहीं भी एग्जाम्शन की बात की गई है ना, वहां पे सेक्शन 137 और सेक्शन 92 आपने बराबर से फुलफिल किया है या नहीं, ये पॉइंट कंपलसरी आएगा ही आएगा। अगर आपने ये दोनों चीजें में कहीं भी डिफॉल्ट किया है तो आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, राइट। Same similar exemption also applicable to the company incorporated under section 8 कंपनी। सेम एग्जाम्शन जो है वो सेक्शन 8 कंपनीज को भी दिया गया है, और उनके भी केस में सेक्शन 137 और सेक्शन 92 को डिफॉल्ट नहीं किया गया है, ऐसा बोला है। अगर डिफॉल्ट नहीं किया है तो ही आप एग्जाम्शन ले सकते हैं, नहीं तो एग्जाम्शन नहीं ले सकते। ये हो गया मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। अब सेक्शन 149 के अंदर अपने को क्या बोला है, वुमेन डायरेक्टर के बारे में भी बोला है। वुमेन डायरेक्टर, लड़का लड़की एक समान, अपन जैसा बोलते हैं ना, तो वैसे ही वुमेन डायरेक्टर्स को भी कंपनीज एक्ट के अंदर सेम प्रायोरिटी दी गई है। एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर शैल बी ऑन द बोर्ड ऑफ सच क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनीज एज हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। रूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज को डिफाइन किया गया है, जिन कंपनीज के अंदर एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, ऐसा कंपनीज एक्ट बोलता है, राइट। स्पेसिफिक क्लास, हर कंपनी के अंदर वुमेन डायरेक्टर होना कंपलसरी नहीं है। जो भी रूल 3 के अंदर प्रिस्क्राइब किए गए कंपनीज है, सिर्फ उनमें ही एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर जो है वो कंपनीज वो जरूरी है। रूल 3 में कौन से कंपनीज बोले हैं, एवरी लिस्टेड कंपनी, हर वो कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी, बीएससी और बाकी जो भी एक्सेट्रा बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है, तो उनमें जो भी लिस्टेड कंपनीज है ना, उनको एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर रखना ही होगा उनके बोर्ड पे। और दूसरा क्या बोल रहा है, एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ 100 सीआर प्लस और टर्नओवर ऑफ 300 सीआर प्लस, यानी कि जो भी दूसरे पब्लिक कंपनीज है जो कि लिस्टेड नहीं है लेकिन वो पब्लिक कंपनीज है, और उनका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर उनका टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ से ज्यादा है, तो उनके भी एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर का जो भी प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है देखो, फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग अ वन वुमेन डायरेक्टर in the board, it is clarified that the paid up share capital or turnover, as the case may be, as on the last date of audited financial statement shall be taken into account। यानी कि ये जो 100 करोड़ और ये 300 करोड़ का जो लिमिट है ना, ये अपन कब कौन से डेट पे देखेंगे भाई, अगर समझो बीच में कोई साल में अपना टर्न पेड अप शेयर कैपिटल ज्यादा हो गया था, बाद में फिर वापस से कम हो गया, या फिर अपना टर्नओवर बीच में ही कोई तो भी साल में बढ़ गया, कोई तो भी डेट पे बढ़ गया, तो तब से अपने को एप्लीकेबल है क्या, नहीं। अपने को ये जो 100 करोड़ और 300 करोड़ का लिमिट है, ये कब देखना है, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि 31 मार्च 31 मार्च के डेट पे अपना ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होता है तो ये अपने को देखना है, और उस हिसाब से अपन अपने बोर्ड के अंदर वन वुमेन डायरेक्टर को लेके आएंगे। Compliance by newly incorporated company, a company which has been incorporated under the act and is covered by the provisions requiring appointment of woman director shall comply with such provisions within a period of 6 months from the date of its incorporation। यानी कि क्या बोल रहा है, कोई भी कंपनी जो न्यूली इनकॉर्पोरेट हो रही है और वो कवर हो रही है प्रोविजंस के अंडर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर के, तो उन्होंने विद इन 6 months ऑफ द इनकॉर्पोरेशन वन वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेना चाहिए। Filing of intermittent vacancy of woman director, any intermittent vacancy of woman director shall be filed by the board at the earliest but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy whichever is later। देखो क्या बोल रहा है, जब भी कोई वुमेन डायरेक्टर की इंटरमीडिएट वैकेंसी क्रिएट हो जाती है ना, तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या फिर 3 months फ्रॉम दैट वैकेंसी, जो भी विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में आएगा, जो भी बाद वाली डेट है ना, उस डेट तक आपको जो है वैकेंसी जो है वो फुलफिल कर देनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखते हैं। शीतल वाज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर इन अ कंपनी, बट ड्यू टू हर सडन डेथ ऑन 17th March 2019
the intermittent vacancies so occurred was required to be filled by the at the earliest because she was the only woman director on the board. क्या बोल रहा है? 17 मार्च को शीतल की डेथ हो गई. सो सैड ना. शीतल डेथ ऑन 17th मार्च 2019. 17 मार्च 2019 को शीतल की डेथ हो गई. तो ये डेट से अपन क्या देखेंगे? ये डेट से 3 मंथ्स कब होता है? 17 मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 17 जून 2019. ये 3 मंथ्स हो गया. और आगे क्या बोल रहा है देखो, द इमीडिएट बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 25th जून, और 25th जून 2019 को जो है इमीडिएट बोर्ड मीटिंग हो गया. तो अपन क्या देखते हैं? whichever is later, जो भी बाद वाली डेट है उस डेट तक अपने को वैकेंसी फुलफिल कर देनी चाहिए. बाद वाली डेट कौन सी है? 25th जून. 25th जून को कंपनी को जो है वुमेन डायरेक्टर की प्लेस जो है फुलफिल कर देनी चाहिए. द वैकेंसी ऑफ द वुमेन डायरेक्टर मस्ट बी फिल्ड अप by at least by 25th June or within 3 months from the date of such vacancy, that is 16 June, whichever is later. 25th June को अपने को फिल कर देनी चाहिए. देन उसके बाद में क्या है? रेसिडेंट डायरेक्टर. एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टेज इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज. 182 डेज का कंडीशन यहाँ पे बोला हुआ है, वो रेसिडेंट होना चाहिए. 182 डेज अगर वो रहता है तो वो रेसिडेंट बन गया इंडिया का. हाउएवर, इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, the above requirement shall proportionately at the end of the financial year in which it is incorporated. अभी रेसिडेंट डायरेक्टर के नाम से ही अपने को पता चल रहा है देखो कि ये डायरेक्टर जो है वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए. और इंडिया का रेसिडेंट होने के लिए उसको कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है? द स्टे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 डेज. ये कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ती है, तभी वो जाके रेसिडेंट डायरेक्टर हो जाएगा. और एटलीस्ट वन डायरेक्टर आपकी कंपनी में ऐसा होना ही चाहिए जो कि इंडिया का रेसिडेंट हो. और जब कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तब उसके केस में क्या करेंगे, आप कैसा देखेंगे? उसके केस में अपन लास्ट फिनेंशियल ईयर जो भी था, जो भी फिनेंशियल ईयर लास्ट, इमीडिएटली लास्ट फिनेंशियल ईयर जो है उस साल में वो डायरेक्ट आपके कंपनीज के जो भी डायरेक्टर है उसमें से कोई एक डायरेक्टर एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहा है कि नहीं, ये अपन कंडीशन देखेंगे. ठीक है, ये सब एकदम छोटा टॉपिक है. बाद में आगे इसके बारे में अपन इन डिटेल देखने वाले हैं. Independent director, specified public companies are required to appoint independent directors on their board with a view to boost the level of corporate governance. यानी कि specified company, specified public बोल रहा है उसमें भी. अब यानी कि कोई ऐसी specified public companies है जिनको ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन जो है अप्लाई होती है. जैसे कि अपन ने देखा ना वुमेन डायरेक्टर. अब ये वुमेन डायरेक्टर का जो केस है ना, ये वुमेन डायरेक्टर का केस भी सिर्फ पब्लिक कंपनीज को, ये यहाँ पे देखो जो कि लिस्टेड है. लिस्टेड कौन से होते हैं? पब्लिक होते हैं. और यहाँ पे क्या बोला है? एवरी अदर पब्लिक, यानी कि ये भी अदर पब्लिक के बारे में बात कर रहा है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को भी वुमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी प्राइवेट लिमिटेड को एप्लीकेबल नहीं है. स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनीज को ही एप्लीकेबल है. सच स्पेसिफाइड कंपनीज आर द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी and therefore they must be managed in the best possible manner, including adhering to the specified legal provisions. An independent director needs to have an independent mindset. इंडिपेंडेंट माइंडसेट होना चाहिए. देखो वो किसी के भी प्रेशर में नहीं रहने चाहिए, उनके ऊपर किसी का भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, which should not be unduly influenced by other members of the board. And if such members take any decision which is illegal or not in the best interest of the company or economy, right, it must be hindered by the independent director at the outset. The provisions relating to independent directors are discussed later in the chapter. क्या बोल रहा है देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी कि ऐसा डायरेक्टर जो कि जिसका इंडिपेंडेंट माइंडसेट होना चाहिए. वो उसको बोर्ड ने कहीं भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए. बोर्ड अगर कोई इलीगल काम करता है, कंपनी के जो भी बोर्ड काम कर रहा है वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, कंपनी के अपोजिशन में है, तो वो सारी चीजों को जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने दुनिया को बोलना चाहिए, भाई ये तुम गलत कर रहे हो. बोर्ड को भी उसने बार बार रोकना चाहिए, नहीं ये अपना काम नहीं है, ये अपन नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये अपन नहीं करना चाहिए. वो ऐसा बोलना चाहिए, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेंगे. नेक्स्ट क्या है, ये अपन इन डिटेल बाद में देखने वाले चैप्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में. यहाँ पे अपने को बस डायरेक्टर्स के टाइप्स का इन ब्रीफ दिया हुआ है. इंटरेस्टेड डायरेक्टर, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है इसको
ये कंपनी के किसी कोई तो भी ट्रांजैक्शन में या फिर कोई तो भी डिसीजन में जो है इंटरेस्टेड है. An interested director is one among the other directors who constitute board of directors. In fact, when an existing director becomes interested in a transaction of the company, he is called interested director, and he needs to disclose his interest at the appropriate forum and at appropriate time. Provisions regarding interested director are discussed in another chapter. क्या बोल रहा है देखो, इंटरेस्टेड डायरेक्टर यानी कि ऐसे डायरेक्टर जो कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट है, और ये डायरेक्टर्स जो है ना, इनको कोई तो कंपनी के जो भी ट्रांजैक्शन है, कंपनी के जो भी डेली रूटीन के बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसमें से कोई तो भी एक आधे ट्रांजैक्शन में या फिर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन में ये लोग जो है इंटरेस्टेड है, उस ट्रांजैक्शन का कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बेनिफिट इन लोगों को मिल रहा है. समझो, कंपनी के जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अपनी, राइट, अपनी कंपनी जो है वो एक्स लिमिटेड से माल खरीदती है, और अपने कंपनी के अंदर जो है ए, मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए, यार, मिस्टर ए जो है वो अपनी कंपनी का डायरेक्टर है, और मिस्टर ए जो है वो इस एक्स लिमिटेड का जो है ओनर है, मेन प्रमोटर है. तो अब ये कंपनी जो भी कमाएगी उसका डायरेक्टली बेनिफिट किसको हो रहा है? मिस्टर ए को हो रहा है, और मिस्टर ए कौन है? अपनी कंपनी का डायरेक्टर है, यानी कि इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे इंटरेस्ट है उसका. अब अपनी कंपनी अगर इससे खरीदेगी तो अपनी कंपनी इसको पैसा देगी, इसको प्रॉफिट होगा, इसको प्रॉफिट होगा, तो डायरेक्टर को प्रॉफिट होगा. तो डायरेक्टर अपने कंपनी के परचेस की वजह से क्या हो गया? इंटरेस्टेड हो गया. तो वहां पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर का केस आ जाएगा, राइट. और जब भी कोई डायरेक्टर जो है वो कंपनी के ट्रांजैक्शंस में इंटरेस्टेड होता है ना, तो उसको जो है अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट फोरम के सामने अपना इंटरेस्ट जो है वो डिस्क्लोज कर देना चाहिए. अब ये मिस्टर ए को जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भाई और शेयर होल्डर्स को बता देना चाहिए कि भाई ये देखो, ये जो भी कंपनी है ना एक्स लिमिटेड, जिससे अपन माल परचेस कर रहे, उसमें वो प्रमोटर मैं हूँ उसका, मुझे उससे इंटरेस्ट है. देखो भाई, हाँ मैं बता दे रहा मेरे तरफ से, तो बाद में अब आगे तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमको क्या करना है, उससे लेना है नहीं लेना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी. अब बहुत लोग बोलेंगे भाई आर्म्स लेंथ प्राइस पे काम कर रहा है तो कैसा, तो भी तुमको जो है अपना इंटरेस्ट बताना पड़ेगा. आर्म्स लेंथ प्राइस पे करो या कोई भी प्राइस पे करो, फोगट में क्यों ना करो तुम लोग, तुमको अपना इंटरेस्ट जो है बताना पड़ेगा. नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. मेनली ये दो पार्ट है डायरेक्टर्स के, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स may comprise both executive and non-executive directors. Executive directors are responsible for managing different business operations undertaken by the company. Executive directors यानी कि ऐसे डायरेक्टर्स जो कि इंटरेस्टेड है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मैनेजिंग डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशंस में, जो कि डेली रूटीन के जो भी कंपनी के ऑपरेशंस है, डेली रूटीन ऑपरेशंस हो गए, उन ऑपरेशंस पे ध्यान रखने वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है. उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी ये लोग ही होते हैं. It is their responsibility that the departments which they had operate smoothly. जो भी डिपार्टमेंट के वो डायरेक्टर्स है, उनको वो डिपार्टमेंट्स को स्मूथली ऑपरेट करना होता है. A whole-time director and managing director are covered in this category of directors. MD, whole-time directors, the managing directors जो होते हैं वो executive directors के केस में आते हैं. In contrast, the non-executive directors participate through board meetings in discussions relating to framing of policies for the efficient management of the company. जो भी और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मतलब ऐसे डायरेक्टर्स जो कि बोर्ड मीटिंग में आते हैं, डिस्कशन करते हैं, और कोई भी जब अपने कोई भी पॉलिसी बनानी होती है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है जिसके बारे में अपने को सबके साथ डिस्कस करना है, वो टाइम पे ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में आते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपना व्यू देते हैं और चले जाते हैं. ये डेली रूटीन में छेड़खानी नहीं करते, बीच में पच नहीं करते. काम से काम रखो, आओ बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन करो, अपना व्यू दो और घर को जाओ. Professional directors and nominee directors are covered in this category. Independent directors are a type of non-executive directors. Independent directors, nominee directors, professional directors, ये लोग जो भी होते हैं ना, ये लोग सारे non-executive directors होते हैं. They are not as active as executive directors on the board of the company. They are held to be liable only if they knowingly consented to the wrongful acts. ये लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं ना,
वो डेली रूटीन में एक्टिव बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये लोग कब लायबल होंगे बोल रहा है, जब है कि नहीं इनको कोई भी, जब कंपनी में कोई भी गलत काम हो रहा है, दूसरे बोर्ड मीटिंग में कुछ गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, इनको वो नोइंगली पता है कि ये रॉन्गफुल एक्ट है, फिर भी ये लोग है कि नहीं दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं कर रहे या फिर दूसरे डायरेक्टर को स्टॉप नहीं कर रहे वो सब करने से, तब ये लोग जो है वो लायबल हो जाएंगे उन एक्ट्स के लिए, वरना ये लोग भी लायबल नहीं होते। बाकी जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लायबल है ना, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो नॉर्मल जो भी बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज में बराबर से काम करवा के लिए, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बिजनेस में नहीं आता। ठीक है, ये लेक्चर अपन यहीं पे रिकॉर्ड करना स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।